गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज फिर से दोबारा एक बार एसआरएम चैनल के ऊपर हम मिले हैं और यहाँ आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th। तो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले जो है क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना था कि नेशनलिज्म्स इन यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म्स आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आता है, राइज होता है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे बात होता है मॉडर्न नेशनलिज्म्स का। तो ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म्स है इसमें फॉर्मेशन होता है नेशन स्टेट्स का। जो लोग भी क्लास 10th का अगर चैप्टर पढ़े होंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म्स आया उसके बारे में पूरा उनको ओवरऑल पता होगा। और सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा कि नेशनलिज्म आखिर है क्या। तो नेशनलिज्म्स का मतलब होता है जब आपका जो है जो प्रेम होता है आपको अपने नेशन के प्रति, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। मतलब अ लव टुवार्ड्स आवर नेशन इज कॉल्ड द नेशनलिज्म्स। तो सवाल उठता है, क्वेश्चंस फिर यहाँ पे आता है कि आखिर ये नेशनलिज्म्स कैसे जनरेट होगा। तो नेशनलिज्म जो है यूरोप में, जैसा कि हम लोग पहले जो लोग चैप्टर देख चुके हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म्स किस तरीके से यूरोप में आया, सबसे पहले वहाँ पे जिक्र हुआ था एक फ्रेडरिक सोरियो का। और फ्रेडरिक सोरियो जो है ये सबसे पहले एक यूटोपियन विजन्स के साथ वहाँ पे आते हैं, और उनका ये मानना था कि जितने भी क्राउन्स वगैरह है उस सब को ख़त्म होना चाहिए। क्राउन को वो डिस्ट्रक्शंस दिखाते थे और दिखाते थे कि सारे लोग जो है अब एक हो चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं। और यूनाइट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके लिए उनके पास एक अपना साझा हिस्ट्री होगा, शेयर्ड हिस्ट्री होगा, उनके पास अपना एक फ्लैग होगा और नेशनल एंथम होगा। और ये सब जो है उनको एक इंटीग्रेट करके रखेगा, बांध करके रखेगा। और यहाँ से एक नेशन स्टेट्स का कल्पना जो है फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा दिखाया गया था, जिसमें कि हमारा एक बाउंड्री हो। और इसमें जो है सबसे आगे जो था अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड को दिखाया गया था। और उसके पीछे जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के भी चैप्टर को कनेक्ट किया जाएगा। फ्रांस जो था वो था, जर्मनी था। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोग बेसिकली क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर्स के बारे में नहीं बात करने पे यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया क्या था। मॉडर्न नेशनलिज्म्स तो इससे पहले भी कहा जा सकता होगा कि हमारे यहाँ तो राष्ट्रीयता जो है शुरू से ही होगा। अगर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा तो वहाँ पे बोला जाएगा कि अपने राजा के प्रति प्रेम था। तो राजा के प्रति प्रेम भी एक राष्ट्र को ही दिखाता है कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं अपने राजा से लव कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बाउंड्री के प्रति, तो एक हमारा जो कंट्री है उसके प्रति नहीं मगर एक राजा के प्रति हम जो है लॉयल थे। अगर राजा जो है कुछ घोषणा करता था तो उसका हम लोग जो है पालन क्या करते थे। तो ये जो है दिखा रहा है क्या कि एक राजा के प्रति हमको लॉयल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है मॉडर्न नेशनलिज्म्स का कि भारत में आखिर मॉडर्न नेशनलिज्म्स कैसे आया। तो मॉडर्न नेशनलिज्म्स जो था इसका फॉर्मेशन होता है नेशन स्टेट से। जब ये नेशन स्टेट हमारे यहाँ बनता है तभी जाके ये मॉडर्न नेशनलिज्म्स आता है। अब भारत में ग्रोथ होता है मॉडर्न नेशनलिज्म्स का। अगर भारत का बात करें स्पेशली, तो हमारे यहाँ जो मॉडर्न नेशनलिज्म्स का ग्रोथ होता है वो होता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। जब सारे लोग वो जो एलियंस जो हमारे ऊपर आकर के कब्जा किए हुए थे उनके अगेंस्ट में जब हम लोग युद्ध छेड़ते हैं तब उसको हमारे यहाँ मॉडर्न नेशनलिज्म्स के रूप में माना जाता है। और किस प्रकार से हमारा देश जो था गुलामियत की जंजीरों में बंधा हुआ था, किस तरीके से हम लोग जो है उसको आज़ाद करवाएं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। किनका किनका इसमें कंट्रीब्यूशन था, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। और हमारा मकसद था कि एक इंडिपेंडेंस इंडिया बनाना, स्वतंत्र भारत बनाना। अंग्रेज़ सरकार तो कहेगा उसमें कि आप लोगों को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देते हैं। डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है इसको भी आप लोग समझेंगे आगे, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स के बारे में हम बता देते हैं। डोमिनियन स्टेट्स उस स्टेट्स को कहते हैं जहाँ पे आपका पॉलिटिकल लीडर, आपका पॉलिटिकल्स
पावर हो, आप सारी चीज़ करने को स्वतंत्र हो, बट आपके ऊपर जो है कोई दूसरा हुकूमत करेगा, शासन किसी और का होगा, सुपेरिटी कोई और होगा, सुपीरियर कोई और होगा। लेकिन हमारे कुछ लीडर्स ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी टॉप क्लास के लीडर, उन लोगों को ये नहीं चाहिए था, डोमिनेट स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए था। इनको चाहिए था संपूर्ण आज़ादी, पूर्ण आज़ादी, फुल फ्रीडम, फुल इंडिपेंडेंस। और इसी के सिलसिले में हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। तो स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार से। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब चला था, तो ये 1914 से 1918 तक चला, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। और यही क्रिएटेड करता है एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस हमारे यहाँ, न्यू पॉलिटिकल्स एंड द इकोनॉमिक सिचुएशंस। क्या था कि इस समय भारत जो है बड़ा ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ बढ़ गया था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के हम लोग जो है गुलाम हुआ करते थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो ब्रिटिशर्स भी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इस कारण से एक्सपेंडिचर्स बढ़ा, प्राइस जो है बढ़ गया था वार के कारण। फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था सेना में, रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो है पकड़ पकड़ के सबको बहाली किया जा रहा था। 18 से 19 के बीच में और 20 से 21 में क्रॉप का फेल्योर हुआ बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में। लोगों को लगा कि वार ख़त्म हो जाएगा और ये सारा कठिनाई दूर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वार भी ख़त्म हुआ बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह, जब भी वर्ड आता है सत्याग्रह, तो सत्याग्रह से एक व्यक्ति का नाम आता है, याद आता है, और वो बहुत ही महान पुरुष थे देश के। उनका नाम था मिस्टर महात्मा गांधी। और ये सत्याग्रह का उन्होंने यूज किया था फाइटिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। जो कॉलोनियल रूल हुआ करता था भारत में, उसके खिलाफ में ये नॉन एग्रेसिव हुआ करते थे। नॉन एग्रेसिव कि अगर आपको कोई जो है, आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को आप तुरंत जो है एक्शन ले लेते हैं। लेकिन गांधी जी का क्या था कि वो नॉन एग्रेसिव रूल्स, नॉन एग्रेसिव को फॉलो करते थे। पीसफुल मास एजिटेशन, शांति तरीके से बहुत सारे लोग मिल करके किसी चीज़ का विरोध करते थे, इनजस्टिस के खिलाफ। सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई। ये मोरल फोर्स है, नॉट ए पैसिव रेसिस्टेंस। तो अभी हम लोग महात्मा गांधी के बारे में ही पढ़ेंगे। समय आ गया जनवरी 1915, महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। और आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी कहाँ गए हुए थे उस समय। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे, और वो किसी केस के रिगार्डिंग वहाँ पे थे। और उसके बाद वो उनके साथ जो है कुछ भेदभाव होता है ट्रेन पे, और ट्रेन से जो है उनको उतार दिया जाता है, क्योंकि उनके पास जो है फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था। और उस समय के मुताबिक जो गोरे लोग होते थे, साउथ अफ्रीका में एक भेदभाव चल रहा था, कलर को लेके रेस्ट्रिक्शंस था कि गोरे लोग को ही जो है केवल ट्रेवल करने दिया जाता था, अलाउड किया जाता था कि आप फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर सकते हैं। और जो लोग ब्लैक थे उनको जो है स्लीपर क्लास में। गांधी जी का इस पे मतभेद हो जाता है और गांधी जी को एक स्टेशन पे फेंक दिया जाता है। इसके अगेंस्ट में गांधी जी जो है वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, और सबसे पहला बार अपना नॉन वायलेंस का जो यूज होता है महात्मा गांधी वहाँ पे यूज करते हैं, और वहाँ पे उनको जीत हासिल होता है। और उसके बाद 1915 में भारत वो जब आते हैं तो भारत की परिस्थितियों से वो रूबरू होते हैं पहले,
क्योंकि 15 का टाइम था, 1915, अब तक गांधी जी किसी भी प्रकार का आंदोलन वगैरह में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे। 2 साल ऑब्जर्व किए पूरे भारत को, क्योंकि उनके जो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको बोलते हैं कि पहले बेटा तुम पहले यहाँ का ऑब्जर्व करो कि क्या सिचुएशंस है भारत का, और उसके बाद ही तुम किसी आंदोलन में कूदो या किसी आंदोलन को जो है तुम स्टार्ट करो। तो पूरी तरीके से पहले ऑब्जर्व करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशंस करना है, अगर आपको देखना है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व इट। सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसा है, क्या नहीं है, उसके बाद ही आप कुछ एक्शंस ले सकते हो। तो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसमें जो है कांग्रेस का मीटिंग बोल सकते हैं, लखनऊ में हो रहा था। उसमें ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो उस मीटिंग को लीड कर रहे थे। ब्रज किशोर प्रसाद वकील थे, एक बहुत ही अच्छे वकील थे। उसी में महात्मा गांधी भी पहुंचे हुए थे, और यहाँ से बिहार से, हमारे बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल भी पहुंचे हुए थे। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को इनविटेशन देते हैं कि आप जो है भारत आइए, भारत नहीं, आप जो है चंपारण आइए और चंपारण में किसानों का जो दुर्दशा है उसको देखिए। भाई ऐसा क्या हो रहा था चंपारण में कि महात्मा गांधी को जो है राजकुमार शुक्ल जो है बुला रहे हैं चंपारण? आखिर ऐसा क्या किसानों पे आ पड़ा था? ये सब वक्त था, ये घटनाएं था। महात्मा गांधी